2005 में पहली बार आपदा प्रबंधन अधिनियम आया। इसके तहत एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए का गठन किया गया। अब जब मैं एनडीएमए कहता हूं तब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात है, एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात है और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन ऑलरेडी हो चुका है। अब ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि पावर का केंद्रीकरण होगा। ये पूरे विधेयक को आप ध्यान से पढ़ोगे तो इंप्लीमेंटेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट को है, जो राज्य सरकार के अधीन है। इसलिए कहीं पर भी फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान करने की संभावना ही नहीं। इसके आर्थिक सहायता के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड और राज्य और जिला स्तर कोई फंड की रचना भी की है। मान्यवर, जो पक्षपात का बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया, इसका मैं डिटेल में जवाब दूंगा, परंतु अगर पक्षपात होता है तो 2005 में यूपीए की सरकार के बनाए कानून के कारण होता है। मान्यवर, हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। और मैं फिर से एक बार सारे सदस्यों को कहता हूं कि वित्त आयोग ने एक वैज्ञानिक व्यवस्था की है आपदा सहाय के लिए। इससे एक काणी पाई भी कम एक भी राज्य को नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं दिया, बल्कि हमने ज्यादा दिया है। कुछ सदस्यों ने सवाल उठाया मान्यवर कि क्यों अमेंडमेंट की क्या जरूरत है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि समय के साथ जो इमारत की मरम्मत न हो तो इमारत ढह जाती है। नए नए एक्सपेरिमेंट अनुभव होते हैं, नए नए प्रकार की आपदाओं का अनुभव होता है। कुछ छूट गया है, कुछ दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और ये सारे चीजों को समाहित कर हम कानून में बदलाव करें तो इसमें क्या आपत्ति है। कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य हो जाता है। और मान्यवर, उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय। मान्यवर, कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदा, बढ़ता हुआ शहरीकरण, अनियमित होती बारिश की आपदाएं और जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं का साइज और स्केल दोनों बदला है। अब अगर साइज और स्केल बदला है तो इसके निपटने के तरीके भी हमने बदलने पड़ेंगे। इसको निपटने की व्यवस्थाएं भी बदलनी पड़ेगी और इसको निपटने के लिए संस्था को हमने जवाबदेही भी बनाना पड़ेगा और शक्तियां भी देनी पड़ेगी। केवल इतने उद्देश्य मात्र से ही इसके प्रभावशाली और समग्र समाधान के लिए ही ये बिल लेकर मैं आज सदन के सामने मान्यवर उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, स्टेक होल्डर्स को हमने पहले से ही अप्रोच किया है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, सभी राज्य सरकार और यूटी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भी सुझाव लिए हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के भी सुझाव लिए हैं। और मैं यहां ये बताना चाहता हूं, हमें मिले हुए सुझावों में से 89% सुझावों को एक्सेप्ट कर एक समग्रता से ये बिल बना। मान्यवर, यहां राज्य सरकार का अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करना कोई नई बात नहीं है, बुरी बात भी नहीं है, करना ही चाहिए। मगर कम से कम विरोध करते वक्त कहीं ये मेरी राज्य सरकार का सजेशन है या नहीं है, इतना तो देख लेते।
आपने ढेर सारे ऐसे सदस्यों का विरोध किया है जो उनकी ही राज्य सरकार ने की है। मानिए, अब मैं एक एक कर सदस्यों को बुरा लगे इस तरह की कटु बात इस प्रकार के विषय में करना नहीं चाहता, मगर मेरा आग्रह है कि कम से कम सिर्फ बिल पड़े बगैर मेरी पार्टी का स्टैंड क्या है, मेरी पार्टी की पॉलिसी क्या है, मेरी पार्टी की चुनी हुई सरकार की पॉलिसी क्या है, इसने क्या सजेशन किए हैं, इसको जरा देख ले तो एम्बेरसमेंट न हो। मान्यवर, मैं संशोधन के विषय में जाने से पहले संशोधन के मूल कारणों की ओर जाना चाहता हूं। हम इस विधेयक के माध्यम से रिएक्टिव रिस्पॉन्स से प्रोएक्टिव रिस्क रिडक्शन की ओर जाना चाहते हैं। मान्यवर, मैन्युअल मॉनिटरिंग की जगह से एआई आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग की ओर जाना चाहते हैं। मान्यवर, और रेडियो पर चेतावनी की जगह सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल की चेतावनी की ओर जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट लेड रिस्पांस की जगह मल्टी डायमेंशनल रिस्पांस, जिसमें सोसाइटी भी शामिल है, नागरिक भी शामिल है, उसकी ओर जाना चाहते हैं। मान्यवर, डिजास्टर रिस्पांस में क्षमता, तीव्रता, दक्षता और सटीकता, ये चारों को समाहित करने के लिए ये पूरा विधेयक बनाया गया है। और ये तो हम सब ने स्वीकारना पड़ेगा। मान्यवर, 10 साल के अंदर जो परिवर्तन आया है डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में, हम राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ रीजनल और ग्लोबल पावर बनकर उभरे हैं। ये पूरी दुनिया स्वीकार की और भारत की ये सक्सेस स्टोरी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए ये विधेयक है। मेरे शब्द प्रयोग को कोई गलती से न समझे, मैं सरकार की सक्सेस स्टोरी नहीं कहता, भारत की सक्सेस स्टोरी को लंबे समय तक बनाने रखने के लिए। मान्यवर, इससे एनडीएमए और एसडीएमए दोनों प्रभावी बनेंगे। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, दोनों स्तर पर आपदा डेटाबेस का सृजन होगा। शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सृजन की कल्पना इसमें की है, जो पूर्णतः राज्य सरकारों के अधीन होगा। और 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं, इसका 100% इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी इसका एक खाका बनाने के लिए ये वैधानिक ताकत एनडीएमए और एसडीआरएफ को देगा। मान्यवर, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, केवल इंफॉर्मेशन साझा करना ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों तत्व इसके अंदर डाले गए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, केवल कार्यभार सौंपना नहीं है, वेल डिफाइंड रोल्स, फुल स्टॉप कॉमा में भी कंफ्यूजन न हो, ऐसे वेल डिफाइंड रोल्स हमने किया है। और साथ में नैतिक जिम्मेदारियों को भी डालना मान्यवर हमने काम किया है। एफिशिएंसी का मतलब पुराने विधेयक में केवल गतिशीलता था, हमने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की। और सिनर्जी का मतलब केवल टीम वर्क नहीं है, हमारी तैयारी, सुप्रबंधन, समन्वय, तीनों कर सिनर्जी के साथ ये आपदा के खिलाफ लड़ने का इसके अंदर एक प्रयास किया गया है। तो ये 4 पिलर्स केवल शब्द नहीं है। अब आप इसकी धाराओं को देखोगे तो जब मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी, तो धारा 2 इसको विस्तृत किया गया है, जैसे आपदा प्रबंधन, स्थानीय प्राधिकरण, मिटिगेशन, डिजास्टर रिस्क, इवेल्युएशन, एक्सपोजर, रिकवरी, पुनर्वास, शहरी प्राधिकरण, ऐसे नए शब्दों को परिभाषित कर ट्रांसपेरेंसी को हमने सुनिश्चित किया है। और धारा 13 गैर आवश्यक प्रावधानों को भी हटाने का काम ट्रांसपेरेंसी के लिए भी हुआ है। कुछ सदस्यों ने मुद्दा उठाया था धारा 13 को क्यों हटाया।
मगर धारा 2 में जो एडिशन हुआ इसके बाद 13 का कोई औचित्य